Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चंदन कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, गोल इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन ऑफ AITS माइनर टेस्ट 02। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, देखिए। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है बच्चे? तो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। किस तरफ होता है? हाई से लो की तरफ। अब क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो जब इलेक्ट्रॉन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो खुद से किधर जाएगा? खुद से जाएगा हाई पोटेंशियल की तरफ। खुद से किधर जाएगा? हाई पोटेंशियल की तरफ। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में जब वो मूव करेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को इस तरफ ले जाया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को जब इस तरफ ले जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो सही आंसर हो जाना चाहिए काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर है? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। 2 पार्टिकल ऑफ मास m and 4m with charge -3q + 3q are placed in a uniform electric field E and allowed to move for same time. The ratio of their kinetic energy. यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। एक का मास m है, दूसरे का मास 4m है। एक का चार्ज -3q, दूसरे का 3q। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है दोनों में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ E है। एक्सेलरेशन लिखेंगे बच्चे तो हो जाएगा QE 3QE अपॉन m, और A1 हो जाएगा, और दूसरे का लिखेंगे तो हो जाएगा 3QE अपॉन 4m, ठीक है। काइनेटिक वेलोसिटी लिख लेते हैं। वेलोसिटी लिखेंगे, सेम टाइम में बोल रहा है, तो वेलोसिटी हो जाएगा A इंटू टी, तो 3QE अपॉन m इंटू टी, और V2 लिखेंगे तो हो जाएगा 3QE अपॉन 4m इंटू टी। क्लियर है? अब काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे K1, तो K1 लिखेंगे तो हो जाएगा हाफ m v², तो v² हो जाएगा 3QE अपॉन m इंटू टी का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर मैं K2 लिखूँगा यहाँ पे, तो K2 हो जाएगा हाफ मास है दूसरे वाले का 4m 3QE अपॉन 4m इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं। K1 अपॉन K2 हमसे पूछा जा रहा है सवाल के अंदर, तो K1 अपॉन K2 जो कट जाता है उसको हटा देते हैं। तो देखो बेटा, ऊपर बच जाएगा QE अपॉन m इंटू टी कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 3 का स्क्वायर, डेट इज़ 9, ठीक है। नीचे बच जाएगा 4 और इंटू 3/4 का स्क्वायर, तो 9/4, 4 का 9/16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो K1 अपॉन K2 हो जाएगा, 9 से 9 कट गया, 4 अपॉन 1 हो जाएगा, डेट इज़ 4:1। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। तो किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। हमने एक्सेलरेशन लिखा, वेलोसिटी लिखा, दोनों का काइनेटिक एनर्जी लिखा, फिर दोनों का रेशियो निकाल दिया। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। पोटेंशियल डिफरेंस is applied across the end of a metallic wire. If the potential difference is made 4 times, then the drift velocity. तो drift velocity का फॉर्मूला क्या होता है? Vd क्या होता है बच्चे? ये होता है NEAVD। ये होता है किसका? J इक्वल टू होता है NEVD। जे है करंट डेंसिटी,
एन हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वी डी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक और हमने फॉर्मूला देखा था, वी डी इक्वल टू होता है ई अपॉन एम इंटू टाउ, है ना। हमें यहाँ पे किसको रिलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करना है किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, है ना। तो यहाँ तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा डायरेक्ट, यहाँ से देख लेते हैं। वी डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हम लोग बोल सकते हैं वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। डेल्टा भी हमने क्या कर दिया 4 टाइम्स, तो जब डेल्टा भी 4 टाइम्स कर देंगे तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, तो विल बी 4 टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अगला सवाल देखेंगे। A charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is made 4 times, then the outward electric field flux. ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक चार्ज Q है ना, और ये है गॉसियन सरफेस। क्या है, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस से फ्लक्स जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर रेडियस को बढ़ा देंगे, रेडियस को क्या कर देंगे 4 टाइम्स कर देंगे, तो देखो बच्चे फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनक्लोज्ड चार्ज के। तो इनक्लोज चार्ज तो वही है, इनक्लोज चार्ज तो हमने चेंज नहीं किया, तो रेडियस बढ़ाने से गॉसियन सरफेस के फ्लक्स में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या रहेगा, रिमेन्स द सेम। तो 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोला जा रहा है बच्चे, अ स्मॉल सिग्नल वोल्टेज वी टी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस लगाया गया है ना। तब क्या होगा, ऑप्शन दे रखा है, ओवर अ फुल साइकिल द इंडक्टर एल डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। सही बात है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, करंट आई टी इज द फेज विद वोल्टेज। गलत बात है, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस π/2 का होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, करंट आई लीड्स वोल्टेज बाय 180 डिग्री। गलत है, π/2 से लीड करता है, लैग करता है करंट, लीड भी नहीं करता है, क्या करता है, लैग करता है। नेक्स्ट, करंट आई टी लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ये भी गलत है, वोल्टेज लीड करता है करंट से, कितना से, 90 डिग्री से। तो सही स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ द इंटरवेनिंग मीडियम ऑफ परमिटिविटी E between the plates is replaced by another medium of permittivity E/4, then its capacitance। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A/D। अब क्या बोल रहा है कि जो परमिटिविटी E है, ये तो हमने लिखा है तब जब एयर फील्ड है, अगर कोई मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट के जगह पे एप्सिलॉन A/D करेंगे, एप्सिलॉन A/D। तो C जो है बच्चे वो प्रोपोर्शनल होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम के। हमने क्या किया, हमने एक दूसरा मीडियम डाल दिया जिसका परमिटिविटी क्या हो गया, पहले से 1/4 हो गया। तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस जो नया होगा वो क्या हो जाएगा, C/4। क्या हो जाएगा, C/4। तो ऑप्शन हो जाएगा 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन हो गया 1। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, आ जाइए। रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल आर ER एंड μR रेस्पेक्टिवली फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए देखिए क्या होता है, ER है रिलेटिव परमिटिविटी और μR क्या हो गया, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो आपको पता होना चाहिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है वो लेस देन 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, μR इज लेस देन 1। और ER
ई आर का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। किसी भी मीडियम के लिए, एयर के लिए, वैक्यूम के लिए 1 होता है और किसी भी मीडियम के लिए 1 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें म्यू आर 1 से कम है और ई आर 1 से ज़्यादा है। तो ई आर 0 गलत हो गया, ई आर 1.4 ठीक है, तो ठीक है। म्यू आर 1.4 हो गया, गलत हो गया है ना। ई आर 0.4 गलत हो गया। ई आर ग्रेटर 1.4 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। म्यू आर लेस देन 1 है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 8 नंबर। 2 identical bar magnets are kept as shown in the figure below. The direction of magnetic compass indicated by arrowhead placed at the point P is. तो देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास होगा इन डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड के। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 बार मैग्नेट है और मैग्नेटिक मोमेंट का बात करूँ तो डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया और इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 मैग्नेट है। आप इसको मैग्नेट 1 बोल सकते हैं और इसको मैग्नेट 2 बोल सकते हैं। तो इसके लिए पॉइंट P जो है बेटा वो इक्वेटोरियल पॉइंट है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, 180 डिग्री पे होता है, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ जाएगा ड्यू टू 1। तो आप B1 बोलेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और दूसरा मैग्नेट के लिए पॉइंट P एक्सियल पॉइंट है। एक्सियल पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होता है टू द मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी वजह से इधर आ जाएगा। तो B2 शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, है ना। तो एक ये हो गया B1 और ये हो गया B2। दिस इज B2 और दिस इज B1। क्लियर है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का निकालेंगे तो इस तरफ आएगा B नेट। तो कंपास निडल भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, 8 का ऑप्शन नंबर 1। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है। आगे देखेंगे हम लोग अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। क्या बोला जा रहा है, इन अ वैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज इफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर आर्म्स आर इंटरचेंज्ड रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर रिमेन्स सेम। सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, फॉर अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज करेंट डिटेक्टेड बाय गैल्वेनोमीटर इज 0। दोनों स्टेटमेंट सही है। तो सही आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ फॉर एनालिसिस ऑफ करंट एट जंक्शन इन अ सर्किट इज बेस्ड ऑन। ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बेसिकली किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 का ऑप्शन नंबर 2 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड 200 watt 220 volt if the supply voltage is 110 volt what is the heat and light। तो सबसे पहले तो आपको पावर पता होना चाहिए। पावर P डैश जो होता है वो होता है V सप्लाई अपॉन V रेटेड और इनटू P रेटेड। तो हमने यहाँ पे सप्लाई कितना दिया 110, रेटिंग कितना है बच्चे 220 का स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा का स्क्वायर, और इनटू पावर रेटेड कितना है 200। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, क्या आएगा 50 वॉट। तो पावर जो कंज्यूम कर रहा है, जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है बल्ब, वो कितना है 50 वॉट। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने सप्लाई वोल्टेज उसके रेटेड वोल्टेज से कम सप्लाई किया है। ठीक है, तो हीट जो हो जाएगा वो हो जाएगा पावर इनटू टाइम। तो पावर हमें पता चल गया कितना पावर डिलीवर कर रहा है 50 वॉट, और टाइम कितना दिया है जी 10 मिनट। तो 10 मिनट के अंदर सेकेंड अगर लगा दें
सेकेंड में लिखें इसको तो हो जाएगा 10 मिनट, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो आप देखेंगे तो हो जाएगा 30,000 जूल। कितना हो जाएगा? 30,000 जूल। और सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। मैच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन कॉलम 2 अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉलम 1। तो चलिए इसको तो बनाना पड़ेगा हमें। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक फाइनाइट वायर है जिसका लेंथ है 16r और मैग्नेटिक फील्ड हमें लिखना है एट अ डिस्टेंस 6r। तो सबसे पहले तो ये थीटा हो जाएगा, ए है 6r और 16r है, मतलब ए वाला पार्ट है 8r। ठीक है बच्चे? तो अगर मैं tan थीटा लिखूं, यहाँ पे थीटा दोनों तरफ सेम ही है, तो tan थीटा जो है वो हो जाएगा 8/6 4/3, थीटा हो जाएगा 53 डिग्री, है ना? क्या हो जाएगा? 53 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड अगर B लिखूं मैं P पॉइंट पे, तो हो जाएगा μ0I/4πD। D के जगह पे बच्चे 6r लिखेंगे, इनटू साइन थीटा 1 मतलब साइन 53 प्लस साइन थीटा 2, ये भी हो जाएगा साइन 53। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा μ0I/4π6r और साइन 53 डिग्री होता है 4/5 तो 4/5 प्लस 4/5, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, और 2 से 6 कट जाएगा, तो आएगा μ0I/3 × 5 15πr, μ0I/15πr। और हमें दिख गया ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है? पहला ए का आर होने वाला है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एंगल कितना बन रहा होगा बच्चे? अगेन स्क्वायर है, 4r है, तो इधर 45 बन रहा होगा और इधर 45 बन रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड P पे लिखें तो देखो जितना इसके वजह से उतना ही इसके वजह से, उतना ही इसके वजह से, उतना ही इसके वजह से। तो किसी एक के वजह से लिख लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और एक की वजह से लिखेंगे तो आएगा μ0I/, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, तो μ0I/4πD। D लिखेंगे बच्चे तो 4r है, तो D हो जाएगा 2r, तो 2r और साइन 45 प्लस साइन 45, है ना, तो हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, तो √2 हो जाएगा, तो 4 से 4 चला गया। ठीक है, क्या बचेगा? μ0I/2/2 √2, तो μ0I/√2πr आएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो गया P। तो R एंड P मिल गया। ठीक है, इस केस में देखेंगे तीसरे वाले में, तो इसके वजह से नहीं होगा, इसके वजह से नहीं होगा, और इसके वजह से होगा μ0I, सेमी सर्कल के वजह से होता है बच्चे μ0I/4r, तो r की जगह पे कितना हो जाएगा? 2r, तो हो गया μ0I/8r, तो μ0I/8r क्यू है, तो पहले का r p क्यू, तो लास्ट वाले का हो जाएगा जो बच गया s। तो आर पी क्यू एस चेक कर लेते हैं, आर पी क्यू एस, ध्यान रखिएगा आर पी क्यू एस। ओके, आर पी क्यू एस, तो आर पी क्यू एस, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग अब। चलिए
क्वेश्चन नंबर 13 पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इट ट्रेसेस पैराबोलिक पाथ। सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना, हम लोग जानते हैं। दूसरा, द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। सही है, मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करता है। तीसरा, एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट एक्सपीरियंस नो फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये भी सही है। तो लास्ट वाला ऑब्वियस सी बात है, गलत हो जाएगा, तो पढ़ लेते हैं एक बार। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मूव करेगा, है ना, तो गेन्स काइनेटिक एनर्जी, नहीं, डिक्रीज होता है ना। तो यही गलत स्टेटमेंट है और गलत ही चूज करना है। दैट्स वाई दिस इज द आंसर। तो 13 का अगेन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर क्या है? अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर व्हिच कैन मेजर अप टू 6 एम्पियर बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस R/5. What is the maximum current which can be sent through this galvanometer if no shunt is used? ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसको अमीटर बनाया गया है। तो चलो, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर कैसे बनाते हैं? उसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, है ना। और वो शंट रेजिस्टेंस कितना है जी? वो शंट रेजिस्टेंस है R/5, सवाल में गिवन है। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, और साथ में दे रखा है अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर व्हिच कैन मेजर अप टू 6 एम्पियर। मतलब ये जो एमीटर बन रहा है ना, इस एमीटर का जो रीडिंग है, मैक्सिमम रीडिंग, वो है 6 एम्पियर। मतलब यहाँ से जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है? 6 एम्पियर। ठीक है। तो और यहाँ जो करंट हो जाएगा वो बोल देंगे करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर कॉइल। क्लियर है ना, गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट व्हिच कैन बी सेंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर इफ नो शंट इज यूज्ड। तो मतलब Ig हमसे पूछ रहा है। तो Ig 6 इधर से जा रहा है, इधर से Ig गया, तो इस तरफ कितना हो जाएगा बच्चे? 6 माइनस Ig, दोनों पैरेलल में है। तो Ig इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस Ig और इंटू रेजिस्टेंस ऑफ शंट। ठीक है। अब R/5 बोला है, तो R क्या है? R है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो Ig इंटू R कर लेते हैं, इक्वल टू 6 माइनस Ig इंटू RS हो जाएगा R/5। R कट गया, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 Ig इक्वल टू 6 माइनस Ig, 6 Ig इक्वल टू 6 तो Ig इक्वल टू यहाँ से हो गया 6/6, डेट इज 1 एम्पियर। कितना हो गया? 1 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1 एम्पियर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। An electron accelerate through a potential difference B, passes through a uniform transverse magnetic field and experiences a force F. If the accelerating potential is increased to 9 volt, the electron in the same magnetic field will experience of force. ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V से, पासेस थ्रू अ यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? E इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? हाफ mv² इक्वल टू EV। V1 मान लो पहले। अब बोला गया कि इफ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड टू 9v, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा, कितना हो जाएगा? हाफ mv² और क्या हो जाएगा? E इंटू 9v। क्लियर है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं V1 अपॉन V2
का स्क्वायर हो गया 1/9, तो V1 अपॉन V2 हो गया 1/3, कितना हो गया 1/3, और V2 इक्वल टू हो जाएगा 3V1। तो लेट V1 अगर V था तो V2 कितना हो गया बच्चे 3V, है ना। अब हमसे पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रॉन इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस, फोर्स के बारे में पूछ रहा है। तो फोर्स क्या हो जाता है QV इंटू बी, क्या हो जाता है QV इंटू बी, और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, है ना। तो पहले F1 अपॉन F2 हम लोग लिख सकते हैं V1 अपॉन V2। तो F1 F था, F2 कैलकुलेट करना है, V1 क्या था बच्चे, पहले V था और बाद में 3V हो गया। तो F2 इक्वल टू देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3F, मतलब फोर्स जो है वो कितना हो गया 3 टाइम्स। क्लियर है। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। अ साइक्लिक प्रोसेस इज शोन इन फिगर, वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोबैरिक एक्सपेंशन। तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा है वो है प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। तो आइसोबैरिक का मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। तो आप देख सकते हैं A से B एक आइसोबैरिक प्रोसेस है और एक C से D आइसोबैरिक प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे एक और साथ में टर्म यूज़ किया है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे कौन सा पाथ हो जाएगा A से B। तो हमें वर्क डन पूछ रहा है A से B, तो वर्क डन A से B अगर लिखेंगे तो हो जाएगा P इंटू डेल्टा V। प्रेशर कितना है 4 इंटू 10⁻², और डेल्टा V हो जाएगा मीटर क्यू में दे रखा है जी। तो B और V तो 6 - 2 और मीटर क्यू हो जाएगा, मीटर क्यू में दे ही रखा है तो ठीक है ओके। तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 10⁻² और इंटू ए हो गया 4, 16 इंटू 10⁻², दैट इज 1600 जूल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 3, 1600 जूल। क्लियर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। हाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, 2 coils are placed close to each other, the mutual inductance of the pair of coil depends upon। अगर 2 कॉयल आजू बाजू में रखे हुए हैं तो उनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, तो द करंट इन द 2 कॉइल्स, गलत बात है। रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ 2 कॉइल्स, सही है। द रेट एट विच करंट आर चेंजिंग इन द 2 कॉइल, गलत है। द मटेरियल ऑफ द वायर्स ऑफ द, क्लियर है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन 17 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा जब आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, in given figure if R1 equal to 4 ohm, R2 equal to 12 ohm, R3 equal to 8 ohm, EMF is 36 volt, then find current I2 through R2 just after the switch is closed। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है। सर्किट में आपको इंडक्टर दिख रहा होगा, कहाँ कहाँ इंडक्टर है, तो ध्यान से देखिए। एक इंडक्टर यहाँ पे है, एक इंडक्टर यहाँ पे है और एक कैपेसिटर है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इंडक्टर है और यहाँ पे इंडक्टर है ना। अब इसमें जो कंडीशन है जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, मतलब t = 0 पे हमसे सब कुछ पूछा जा रहा है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि t = 0 पे इंडक्टर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, डेट इज इसके थ्रू करंट नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी इंडक्टर है तो इसके थ्रू भी करंट नहीं जाएगा, है ना। और कैपेसिटर t = 0 पे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो इसको आप एक वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसका मतलब सर्किट में से ये वाला पार्ट गायब हो गया, ठीक है, और
ए वाला पार्ट गायब हो गया और ये सिंपली वायर बन गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है करंट, देन फाइंड करंट I2, इसमें करंट। तो ये सर्किट क्या बच गया बेटा, इधर 36 रह गया, इधर एक R1 रह गया, और R1 कितना है, R1 है 4 ओम, और एक इधर सिर्फ R2 रह गया, और R2 कितना है, R2 है 12 ओम। ठीक है, यह है 36 वोल्ट और इसमें हो गया 12 ओम, और इसमें जो करंट है वो है I2 और इसमें जो करंट है वो है I1। ठीक है, अब इसमें करंट I2 जो है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दोनों पैरेलल में है तो दोनों में करंट लिख सकते हैं। I1 अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 36/4, और I2 अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 36/12। तो I2 क्या हो जाएगा, 36/12, 3 एम्पियर। हमसे I2 ही पूछा जा रहा है इस सवाल के अंदर, I2 पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा 3 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, I1 पूछता तो हो जाता 36/4, 9 एम्पियर। क्लियर है, तो किसी तरह का कोई समस्या नहीं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। A magnet is made to oscillate with a particular frequency passing through a coil. As shown in the figure, the variation of EMF induced across the coil during one cycle with time is best represented by the graph. यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक coil है, ठीक है, और इस coil से क्या कर रहा है, मैग्नेट जो है वो ओसिलेट कर रहा है। ओसिलेट कर रहा है मतलब मैग्नेट पहले इस तरफ जाएगा और फिर वापस आएगा, है ना। तो एक कंप्लीट साइकिल में, वन साइकिल के अंदर जो वेरिएशन ऑफ ईएमएफ होगा वो हमको बताना है कि कौन सा बेस्ट ग्राफ है इनमें से। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। कॉइल है बच्चे, कॉइल बना देता हूँ, एक कॉइल हो गया, ठीक है, और ये मैग्नेट है, पहले नॉर्थ हो गया फिर साउथ हो गया। या इधर एक ऑब्जर्वर को रख लीजिए, मतलब इधर से हम देख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है ना। अब जब ये मैग्नेट मूव करेगा, तो मैग्नेट मूव करेगा तो कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, है ना, और वो क्या करेगा, इस मैग्नेट को अपोज करने के लिए कॉइल जो है एक नॉर्थ पोल और इस तरफ साउथ पोल अपने अंदर इंड्यूस्ड कर लेगा। तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग लिख रहे हैं। क्लियर है, ये तो हुआ तब जब मैग्नेट मूव कर रहा था। कुछ टाइम बाद क्या होगा, मैग्नेट कॉइल से क्रॉस कर जाएगा, है ना, और इधर इसका साउथ है और इसका नॉर्थ है। अब ये दूर जा रहा है, जैसे ही क्रॉस किया तो वापस इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होगा, इस बार इसको रोकना चाहेगा तो इस तरफ नॉर्थ पोल आ जाएगा, इस तरफ साउथ पोल हो जाएगा, और करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, क्लॉकवाइज। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज करंट, फिर क्लॉकवाइज, मतलब हाफ पॉजिटिव बनेगा और फिर हाफ नेगेटिव बनेगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, हाफ पॉजिटिव बनेगा हाफ नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो अभी फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन हो सकता है सही, दो पहले ही गलत हो चुके हैं। ठीक है, अब जैसे ही अब यहाँ से क्रॉस करके यहाँ आ चुका है, यहाँ पे आएगा तो मोमेंटरली जो बार मैग्नेट है वो रेस्ट में आ जाएगा, और रेस्ट में आने की वजह से ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड जीरो। तो कुछ टाइम के लिए ईएमएफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ भी जीरो चला गया है ईएमएफ एक मोमेंटरली। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे जब वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब एक कॉइल है, अब यहाँ से यहाँ बार मैग्नेट आ चुका है, वो वापस आएगा पीछे की तरफ, मतलब इधर से आएगा, इधर साउथ पोल होगा, इधर नॉर्थ पोल होगा, और इस तरफ आ रहा है। अब मैग्नेट क्या करेगा, पास आ रहा है तो अपोज करेगा, तो इस तरफ साउथ जनरेट करेगा, इस तरफ नॉर्थ जनरेट करेगा, और इधर नॉर्थ इस तरफ साउथ। तो क्या था, याद करो, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगेन करंट क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और फिर जब वापस क्रॉस कर जाएगा तो इधर नॉर्थ इधर साउथ दूर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, दूर जा रहा है, सॉरी इधर इस तरफ साउथ है और इस तरफ नॉर्थ है, और दूर जा रहा है तो वे इस तरफ साउथ जनरेट करेगा, इस तरफ नॉर्थ, और करंट हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो अगेन करंट एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज बन रहा है, तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज। तो सही ऑप्शन बन रहा है बच्चे इसके अंदर ऑप्शन नंबर
1। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्लियर हो गया, इसका सही ऑप्शन 1 था। 20 द फिगर शोज वेरिएशन ऑफ आर एक्सएल एक्सी विद फ्रीक्वेंसी एट व्हाट पॉइंट द सर्किट इज कैपेसिटिव। यहाँ पे आप ग्राफ देखेंगे तो एक्सएल है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक्सएल और एक्सी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जिस फ्रीक्वेंसी पे दोनों बराबर हो जाता है, यहाँ पे दोनों का वैल्यू बराबर है ना। जिस फ्रीक्वेंसी पे दोनों का बराबर हो जाता है उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इससे पीछे की तरफ आओगे तो इंडक्टर का वैल्यू कम होगा, कैपेसिटर का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो सर्किट जो होगा वो कैसा होगा, कैपेसिटिव। तो सही ऑप्शन है 20 का ए। क्या हो जाएगा, 20 का ए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द RMS करंट इन द AC सर्किट इज 5 एम्पियर। IRMS दे रखा है, I कितना है 5 एम्पियर। इफ द वॉटलेस करंट बी 3 एम्पियर, वॉटलेस करंट आपको पता होना चाहिए I sin phi होता है, तो वॉटलेस करंट जो कि हो जाएगा I sin phi और वो कितना है 3। व्हाट इज द पावर फैक्टर, I दे रखा है तो 5 sin phi इक्वल टू हो गया 3। तो यहां से हम लोग sin phi लिखेंगे तो हो जाएगा 3/5 और cos phi लिखेंगे, sin phi 3/5 है, cos phi लिखेंगे तो हो जाएगा 4/5 और cos phi ही क्या कहलाता है, पावर फैक्टर, और इसको आप 0.8 बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन हो गया 3, 0.8 है ना। क्या हो गया 3, 0.8। क्लियर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। फॉर अ प्लेन electromagnetic wave propagating in the z direction, which one of the following combination gives the correct possible direction for electric field and magnetic field respectively, propagating along z axis, z direction में जा रहा है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए E क्रॉस B है ना, हो जाता है V, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो E क्रॉस B का जो डायरेक्शन आएगा वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन हो जाएगा, या V या C भी बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में वेलोसिटी जो होता है वो C हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। तो I J K है ना। अबे बहुत सारे ऑप्शन है, सबको चेक करना पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है ना। तो इसमें जो सही ऑप्शन निकल के आता है वो 4 है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। I का वैल्यू -1 हो जाएगा, J का वैल्यू -5 हो जाएगा और K का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा मैग्नेटिक फील्ड B हो जाएगा 5 और J का वैल्यू -1, कोफिशिएंट -1 है और हो जाएगा 0। ठीक है। अब इसको लिख के देखिए, सॉल्व करके देखिए। तो I लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, I लिखेंगे तो दिस इंटू दिस 0 आ जाएगा। J लिखेंगे तो ये वाला छोड़ दो, दिस इंटू दिस 0 आ जाएगा, है ना। और K लिखेंगे तो हो जाएगा बच्चे -2 और -5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, तो माइनस प्लस 25 आ जाएगा। ठीक है। और ये माइनस प्लस ही होता और 25 तो आ जाएगा 25 + 2 27 के, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव आया, के पॉजिटिव आया है, इसका मतलब सही ऑप्शन क्या है 4th। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गलत लिख दिया, 1 × 1 1 हो जाएगा 26 के। ठीक है। तो जो वेलोसिटी आया है ना, वो वेलोसिटी क्या आया 26 के। इसका मतलब वेलोसिटी किधर है, अलोंग z एक्सिस, है ना, अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, है ना। तो सही ऑप्शन है 4th। बाकी सब भी चेक कर सकते हैं, नहीं आएगा डिफरेंट आएगा।
यही तरीका है सॉल्व करने का। आगे देखते हैं, 22 के बाद 23, माफ कीजिएगा, 23, What happened during the regulation action of a Zener diode, है ना। रेगुलेशन एक्शन पे क्या होता है, तो द करंट थ्रू द सीरीज रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय Zener diode चेंजेस, द Zener रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, द वोल्टेज अक्रॉस Zener diode चेंजेस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे इसका 2, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द Zener diode चेंजेस। क्लियर है। अगला देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24। 24, ठीक है। 24, द सर्किट डायग्राम शोन हेयर करस्पॉन्ड टू द लॉजिक गेट। यहाँ पे कौन सा लॉजिक गेट है आपको बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्विच है ए एंड बी, तो ट्रूथ टेबल बना लेते हैं ए बी, और आउटपुट एलईडी से मिलने वाला है, तो यह है बाई बोल लो इसको, है ना। अब देखो, अगर दोनों स्विच ओपन रहेगा, मतलब दोनों को अगर मैं 0 ले लूँ, तो दोनों ऊपर रहेगा तो ये हाई है और ये लो है, तो करंट ऐसे जाएगा ना, तो बल्ब जलेगा, मतलब आउटपुट 1 आएगा। ठीक है। अब मान लो एक को क्लोज कर दो और दूसरे को ओपन रखो, तब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा, है ना। इधर करंट नहीं जाएगा, नहीं जलेगा। मान लो इसको क्लोज कर दो, इसको ओपन कर लो, मतलब इसको 0 कर दो, इसको 1 कर दो, वापस करंट इधर से शॉर्ट हो जाएगा, आउटपुट 0 मिलेगा। मान लो दोनों को 1 कर दो, दोनों को क्लोज कर दोगे, करंट इधर से ही आ जाएगा, एलईडी में करंट जाएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, वापस आउटपुट 0 आएगा। ध्यान से देखिए क्या है ए जी, है ना। बाई, अगर बाई बार लिख लें तो क्या हो जाएगा, 0 1 1 1, है ना। ये क्या है, और गेट का, और इसका एक बार है, मतलब ये क्या हो गया, नॉर गेट। क्या हो गया, नॉर गेट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 24 का 1, नॉर गेट। क्लियर है। मतलब सिर्फ ओपन रहेगा तभी आउटपुट मिलेगा, कोई भी एक क्लोज रहेगा आउटपुट नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। 24 के बाद 25 नंबर, द रेडियस टू विच द प्रेजेंट रेडियस ऑफ अर्थ to be compressed so that the escape velocity from surface of earth is increased 5 times। escape velocity का सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। ये होता है √2gm/r। अब यहाँ पे मास कांस्टेंट है, क्योंकि उसी प्लेनेट को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो मास में चेंज आएगा नहीं। तो v escape हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रोपोर्शनल है 1/√r के, तो V1/V2 हो जाएगा √R2/R1। ठीक है। सो दैट एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड 5 टाइम्स। तो V1 हो गया V2 क्या बोल रहा है 5V, R2 पूछ रहा है R1 6400। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से स्क्वायर कर लेते हैं, तो 1/25 इक्वल टू R2/6400। R2 लिखेंगे तो हो जाएगा 6400/25, है ना। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर। सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे 25 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली दोज ऑर्बिट आर पॉसिबल परमिशेबल विच सेटिस्फाई द कंडीशन MBR इक्वल टू NH/2π। हर किसी को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल अ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल होने के लिए चार्ज कंजर्व होना चाहिए। तो चलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 5 2 7 7 और 1 8, नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। 11 1 12, 12 इस तरफ है, इस तरफ भी 12 होना चाहिए। 10 2 12
-1 11, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 93 94 -1 93 सही है, मास नंबर भी सेम है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं फ़ोन नंबर 7 और 1 8, इस तरफ भी 8 होना चाहिए, तो 6 - 1 5 हो रहा है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है बच्चे कौन सा 3, वैसे भी आपको याद होना चाहिए वाला रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन है। ठीक है, तो 27 का ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है। कौन सा बन रहा है? 3 नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following is not associated with photoelectric effect? Velocity of photoelectron depends upon frequency of incident light। सही बात है। Photoelectric effect is instantaneous, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। हमें क्या पूछा, इसमें से कौन नहीं है? Below threshold frequency no emission of photoelectric emission is possible। सही बात है। फोटो इलेक्ट्रिक करेंट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, गलत बात है। फोटो इलेक्ट्रिक करेंट जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। तो 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा 4, है ना, क्योंकि इसमें से जो गलत है वही पूछना था, जो एसोसिएटेड नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, 29 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है। 2 thin lenses of focal length 30 centimeter and 60 centimeter are placed in contact। the effective power of the combination is, यहाँ पे इफेक्टिव पावर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं। P इफेक्टिव हो जाएगा P1 + P2। ठीक है, और P1 क्या हो जाता है जी 1/f, यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसको 100/f लिखेंगे, तो 100/30 प्लस दूसरे का लिखेंगे तो 100/60। ठीक है, तो यहाँ 10/3 प्लस 10/3 प्लस 10/6। ठीक है, क्लियर है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा नहीं 6 हो जाएगा, सॉरी, एलसीएम हो जाएगा 6, तो इधर हो जाएगा 20, अब प्लस इधर हो जाएगा 10, 30/6 5 डायोप्टर। क्या हो जाएगा? 5 डायोप्टर। क्लियर है। 10/3 प्लस 10/6 क्या आ जाएगा? 5 डायोप्टर। तो सही आंसर है इसका 29 का 25, 29 का 25 डायोप्टर। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर। A ray of light passes through equilateral prism such that angle of incidence is equal to the angle of emergence and later is equal to 2/3 of prism angle, the angle of deviation is। सवाल पढ़िए, सवाल में क्या दे रखा है। बोला जा रहा है कि इक्विलैटरल प्रिज्म है, मतलब कि एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया 60 डिग्री, है ना, और बोल रहा है कि I और E समान है ना, और वो कितना है? वो है 2/3 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। तो 2/3 इंटू 60 कितना हो गया? 40 डिग्री। ठीक है, और हमसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा है। डेविएशन हो जाता है बच्चे I + E - A, है ना। तो I + E, I कितना 40, E कितना 40 और माइनस A कितना 60, तो कितना आया 20 डिग्री। सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 20 डिग्री। क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। अगला सवाल देखेंगे 21। ठीक है, 31। In a Young's double slit experiment, slits are separated by 0.8 mm and the screen is placed 160 cm away. A beam of light consisting of two wavelengths 560 nanometer and 490 nanometer is used to obtain interference fringes on the screen. The least distance from the common central maxima to the point where the bright fringe due to both the wavelengths coincides is। देखिए क्या बोला जा रहा है इसके अंदर कि एक यंग्स डबल स्लिट के अंदर 2 वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज किया जा रहा है, जो कि दे रखा है, और बोल रहा है कि कहाँ पे इन दोनों का ब्राइट फ्रिंज
कॉन्साइड करेगा। तो कॉन्साइड करने का कंडीशन होता है n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। तो n1 अपॉन n2 हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 दूसरा वाला कितना है 490, पहला वाला कितना है 560। तो ये हो जाएगा 7/8 है ना, यानी कि n1 मतलब 560 वाले का 7वां फ्रिंज और 490 वाले का 8वां फ्रिंज एक ही जगह बनेगा। तो दोनों का में से किसी का भी पोजीशन आप लिख लीजिए। तो 560 वाले का ही अगर मैं लिखूं है ना, तो उसके लिए n का वैल्यू हो जाएगा 7। तो हो जाएगा 7 लैम्डा d अपॉन डी। तो 7 560 लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा हो गया, कैपिटल डी कितना हो जाएगा 1.160 सेंटीमीटर है तो 1.6, और डी का वैल्यू हो जाएगा 0.8 यानी कि 8 इंटू 10⁻⁻4, और इधर था 560 इंटू 10⁻�9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 31 का आएगा 7.84 मिलीमीटर है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.8 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है बच्चों। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, आ जाइए 32। A boy can swim in still water at 2 meter per second. He swims across a river flowing at a rate of 1.2 meter per second, which is 360 meter wide. If he travels in a shortest possible time, then what time he takes to cross the river? आपको पता होना चाहिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में क्रॉस करना चाहता है तो अक्रॉस द रिवर क्रॉस करेगा, इधर पहुंचेगा, इधर मतलब ड्रिफ्ट आएगा, लेकिन अक्रॉस द रिवर वो ट्राई करेगा। तो टाइम हो जाता है d अपॉन v। d कितना दे रखा है, d है 360 और बॉय का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो हो गया 180 सेकेंड। और अगर इसको मिनट में लिखें तो 180/60 3 मिनट। तो 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे फर्स्ट 3 मिनट। तो 32 का 3 मिनट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या बोला जा रहा है, अ मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ ट्री विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन if the braking strength is 80% of the weight of the monkey। देख लीजिए ट्री के ब्रांच है एक है ना, और इस पे वो डिसेंड कर रहा है, मतलब नीचे आ रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। अब मंकी का वेट हो जाएगा mg है ना, और जो ब्रांच ऑफ ट्री मैक्सिमम टेंशन झेल सकता है वो है 0.8 mg, उससे ज़्यादा वो नहीं झेल सकता है। ठीक है, क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए FBD बना लेते हैं। क्या हो जाएगा mg माइनस टी इक्वल टू ma। mg हो गया mg माइनस टी हो गया 0.8 mg इक्वल टू ma, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 0.2 g, और इसको आप लिख सकते हैं g/5। क्या लिख सकते हैं g/5। 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। तो 34, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क फॉर अ बॉडी रिवॉल्विंग अबाउट एनी एक्सिस द क्वांटिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट। कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा, तो हमें पता है टॉर्क। जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो गया, टॉर्क का मतलब dl/dt 0 हो गया, तो L क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following statement is not related to the Bernoulli's principle? Propelling force provided in the aeroplane by its propeller। तो होता है ना, ये तो बर्नौलीज पे ही है। लिफ्ट प्रोवाइडेड टू द एरोप्लेन, ये भी बर्नौलीज प्रिंसिपल पे ही है।
ऑपरेशन ऑफ वेंचुरीमीटर, ये भी बर्नौलीज प्रिंसिपल है। राइज ऑफ कैपिलरी लिक्विड एंड लिक्विड कॉलम इनसाइड कैपिलरी, ये कैपिलरी एक्शन है, ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है। तो 35 का नॉट रिलेटेड बोल रहा है, तो 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ। 36 से आपका सेक्शन बी पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं 36 क्या बोला जा रहा है। इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 0.5 to 0.25 एंगस्ट्रॉम, देन कैलकुलेट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, तो इसमें जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो पहले क्या था, पहले लैम्डा आई मैं लिख देता हूं, लैम्डा आई था 0.5 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा एफ था कितना, हो गया 0.25 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और लैम्डा आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा इक्वल टू होता है h/p, और इसको लिख सकते हैं h/p को लिख सकते हैं √2m k। काइनेटिक एनर्जी ही तो पूछ रहा है ना, तो 2k या E लिख सकते हैं, एनर्जी E1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप √2m E1 हो जाएगा h/लैम्डा, E1 इक्वल टू हो जाएगा h² बाई लैम्डा स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा 2m। ठीक है, तो E1 का जो फॉर्मूला आया वो आया h² बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा E, है ना, तो डेल्टा E क्या हो जाएगा, E2 बाई E1, E2 माइनस E1। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन है वो लिख लेता हूँ। इसमें कॉमन है बेटा h² अपॉन 2m, है ना, और इधर हो जाएगा 1/λ2 का स्क्वायर माइनस 1/λ1 का स्क्वायर। बाकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 1.6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो h का वैल्यू आप जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻34, 2 इंटू मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से डिवाइड करना पड़ेगा। 1/λ2 0.25 एंगस्ट्रॉम है का स्क्वायर माइनस 1.0.5 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व करेंगे वो तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक फॉर्मूला है E1, सिमिलरली E2 लिख लेंगे, यहाँ पे λ1 है, वहाँ पे λ2 आ जाएगा, E2 लिखोगे तो दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट 37। 4 rod with different radii R and L are used to connect two heat reservoir at different temperature, है ना, ये T1 पे है और ये T2 पे है। ठीक है, तो रॉड इसके अंदर यूज किया गया है, तो जो हीट ट्रांसफ़र होता है dQ/dt वो हो जाता है KAL d थीटा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि dQ/dt प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के, है ना। तो दो रिजर्वायर है तो टेम्परेचर डिफरेंस तो फिक्स हो गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एल के। तो ए जितना ज़्यादा हो और एल जितना कम हो तो रेडियस ज़्यादा होना चाहिए, तो रेडियस सबसे ज़्यादा आपको इसके अंदर दिख रहा है, और लेंथ कम होना चाहिए, लेंथ सबसे कम भी इसी के अंदर दिख रहा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 37 का सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर
38। चलिए देखते हैं। A long solenoid has 500 turns per meter, ठीक है, और and carries current I. An electron revolves within the solenoid in a circle of radius 4 centimeter perpendicular to the solenoid axis. The speed of electron is 0.04 c. Find current I in the solenoid. देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक सोलेनॉइड है, बड़ा बनाता हूँ समझने के लिए, और इस सोलेनॉइड के अंदर है ना एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड हो गया, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसका रेडियस क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो mv अपॉन क्यू बी हो जाएगा ना, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, b इक्वल टू हो जाएगा mv अपॉन क्यू आर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है तो मास पता है, चार्ज पता है, और रेडियस गिवन ही है, वेलोसिटी गिवन ही है, सब कुछ गिवन है, तो b हो गया। अब ये जो b है वो किसके वजह से है, सोलेनॉइड के वजह से है, सोलेनॉइड में करंट की वजह से है, तो b को हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई एम वी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ से I लिखना था, तो I लिखोगे बच्चे नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा एम वी म्यू नॉट एन क्यू इंटू आर। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग पुट कर लेंगे, I मिल जाएगा, मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, वेलोसिटी हो जाएगा 0.04 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, n हो जाएगा 500, q हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है, और r हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा बच्चा ऑप्शन नंबर 1 2.7 एम्पियर, तो 38 का हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, ठीक। तो बेसिकली सिंपल है, R इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, बी को हमने म्यू नॉट एन आई लिख दिया और वहाँ से हमें I मिल गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। The distance covered by a particle undergoing SHM in one time period is। इसमें पूछ रहा है SHM के अंदर, SHM में क्या होता है, पार्टिकल ऐसे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर ऐसे जाता है, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड में एक A आगे जाएगा, ठीक है, फिर 2A पीछे जाएगा और फिर A आगे जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा 4A, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4A। तो 39 का जो सही ऑप्शन है वो है सेकेंड 4 एम्पियर, क्या हो जाता है सेकेंड 4 एम्पियर। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर। टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वल टू 2a sin omega t minus kx and by इक्वल टू a cos omega t minus kx are superimposed, the resultant waves will be। ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशन को, यहाँ पे है by इक्वल टू 2 sin omega t minus kx और दूसरा इक्वेशन है a cos omega t minus kx। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस देखेंगे तो साइन और कॉस के बीच में कितने का होता है, π/2 का, है ना। तो जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, है ना। और फेज डिफरेंस कॉस को साइन में लिखोगे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2, है ना। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, माइनस π/2 या π/2 माइनस दिस, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है कॉस और इसके बीच में वो कितने का है, π/2 का,
तो इसका हो जाएगा A1 है 2a का स्क्वायर, A2 हो जाएगा a का स्क्वायर और एक cos पाई बाई 2 0 हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट 5a क्या हो जाएगा रूट 5a। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2। क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। असर्शन क्या है? द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज। देखिए क्या बोला जा रहा है सवाल के अंदर, द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज। सही बात है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करता है। रीजन, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज इज 0। तो सही है, तो सही ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। इफ असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, गलत बात है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो 41 का सही ऑप्शन हो जाएगा 4th ऑप्शन। क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। चलिए, a charge q is distributed over two concentric hollow sphere of radii r and 3r such that the surface charge density are equal, the potential at the common center। क्या बोला जा रहा है कि दो स्फेयर है, एक का रेडियस है r और दूसरे का है 3r। क्लियर है बच्चों, एक का r है दूसरे का 3r है। अब q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, q चार्ज ही इन दोनों के ऊपर दिया गया है। क्लियर है। तो चलिए, तो सबसे मान लेते हैं कि इस पे चार्ज हो गया स्मॉल q, तो इस पे क्या हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। Q में से ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो अगर इस पे स्मॉल q दिया तो इस पे क्या हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अब दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखेंगे तो हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका लिखेंगे तो हो जाएगा Q माइनस Q 4 पाई आर के जगह पे 3r स्क्वायर। तो 4 पाई गया, आर स्क्वायर गया, तो यहाँ पे हो गया Q इक्वल टू Q माइनस Q अपॉन 9। तो 9Q इक्वल टू Q माइनस Q, तो 10Q इक्वल टू कैपिटल Q, स्मॉल q हो गया Q बाई 10, है ना। तो एक पे तो आ गया Q बाई 10 और दूसरा हो गया Q माइनस Q, तो Q माइनस Q बाई 10 ये हो गया 9Q बाई 10, तो दूसरा पे हो गया 9Q बाई 10, है ना। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है कि ये दोनों कंसेंट्रिक हैं। क्या है? कंसेंट्रिक है, और एक का R है और दूसरे का 3R है। तो बोल रहा है सेंटर पे पोटेंशियल, तो सेंटर पे पोटेंशियल अगर अंदर वाले की वजह से लिखे छोटे वाले की वजह से, तो Q के जगह पे हो जाएगा Q बाई 10 और अपॉन R, और अगर दूसरे वाले की वजह से लिखें तो Q के जगह पे हो जाएगा 9Q बाई 10 अपॉन 3R। ठीक है, आगे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा KQ अपॉन 10R प्लस 9KQ अपॉन 30R। ठीक है, तो हो जाएगा 3KQ और इधर हो जाएगा 9KQ, तो पोटेंशियल हो जाएगा 12KQ अपॉन 30R। 12KQ अपॉन 30R ऑप्शन देखना पड़ेगा, सब पाई के टर्म में लिखा हुआ है। तो देखो बच्चे, भी आया है 12Q, K को लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 30 इंटू R। 4 से 3 गया और 3 से 10 गया, तो आया Q अपॉन 10 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q अपॉन 10 पाई एप्सिलॉन नॉट R सही ऑप्शन देख लेते हैं। Q अपॉन 10 पाई एप्सिलॉन नॉट R है ऑप्शन नंबर 3, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43।
इन अ लार्ज बिल्डिंग देयर आर 20 बल्ब्स ऑफ 60 वॉट. तो चलो 3 walls of 100 watt, 8 fans of 75 watt and 1 heater of 1.2 kilowatt. The voltage of the electric main is 220 volt. The minimum capacity of main fuse of the building will be. ध्यान से देखिए, पावर टोटल लिख लेते हैं. तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, तो 20 बल्ब है 60 वॉट का, प्लस 3 बल्ब है 100 वॉट का, प्लस 8 फैंस है 75 वॉट का, अब प्लस 1 हीटर है 1200 वॉट का. क्या है, 1200 वॉट का. तो अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 1200 प्लस 300 प्लस ये हो जाएगा 600 और प्लस 1200. तो 12 12 24 6 30 3300 वॉट. क्या आ गया, 3300 वॉट, है ना. ठीक है, तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, V इंटू आई इक्वल टू 3300. तो I इक्वल टू हो जाएगा 3300 अपॉन V. तो 3300 V हो गया 220. तो कट गया, इधर 30 और इधर 2, आया 15 एम्पियर. सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. क्या हो जाएगा जी, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. 43 का हो जाएगा 3. चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44. In the circuit the value of I2 in the circuit the value of I2. देखिए यहाँ पे सारे के सारे पैरेलल में है, 20 ओम 40 ओम एंड 60 ओम और 4.4 एम्पियर करंट जा रहा है. तो पहले तो इसका एलसीएम देख लेते हैं. 2 4 6 एलसीएम हो जाएगा 12. कितना हो जाएगा, 12. तो 12i ले लेते हैं. 12i कितना हो जाएगा बेटा, 4.4. ठीक है, तो अगर 12 एलसीएम है तो इसमें हो जाएगा 6i, इसमें हो जाएगा 3i और इसमें हो जाएगा 2i. सॉरी, है ना, इसको छोड़िए. पहले हमने क्या किया, एलसीएम देख लिया. एलसीएम सबका क्या हो गया, 12. अब देख लेते हैं, I इंटू आर कॉन्स्टेंट ही होगा ना. तो 12 6 इंटू 2 12i, 4 इंटू 3 12i मतलब 120i. यहाँ भी 120i, सब सेम है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. तो करंट का रेशियो ये हो जाएगा 6i 3i 2i. तो टोटल करंट 6 3 9 2 11 11i. कितना आया, 11i इज इक्वल टू है 4.4 एम्पियर. तो I इक्वल टू हो जाएगा 4.4 अपॉन 11. तो 0.4 एम्पियर. क्या हो गया, 0.4 एम्पियर. ठीक है, अब अगर हम लिखें, हमें लिखना है क्या, वैल्यू I2. हमें लिखना है I2. I पता चल गया. अब I2 मतलब दिस. I2 इक्वल टू कितना है बच्चे, I2 इक्वल टू था 3i. I2 कितना था, 3i. तो 3 इंटू 0.4 डैट इज 1.2 एम्पियर. ठीक है, तो इसमें 1.2 हो गया, इसमें भी आप लिख सकते हो. तो 6 इंटू 0.4 हो जाएगा 2.4 एम्पियर हो जाएगा, है ना. इसमें हो जाएगा 2 इंटू 0.4 0.8 एम्पियर हो जाएगा. तो सब में हम लोग लिख सकते हैं. हमें तो I2 पूछ रहा था इसमें. तो कितना है, 1.2 एम्पियर. तो 44 का हो जाएगा 1.2 एम्पियर. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4. क्लियर है. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45. If the magnetic flux through a coil at any time t is given by phi equal to 6t square plus 4t, 6t square plus 4t minus 5, then the increase in induced EMF after t equal to 0. तो EMF क्या हो जाता है, डी फाई अपॉन डी टी. तो डी फाई अपॉन डी टी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12t प्लस 4. ठीक है, क्लियर है. और EMF लिखेंगे t इक्वल टू 0 पे तो आ जाएगा 4. और EMF लिखेंगे t इक्वल टू 2 पे तो आ जाएगा 28, है ना.
तो क्या पूछ रहा है, देन इंक्रीज इन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 2 सेकेंड, तो डेल्टा ई पूछ रहा है। तो 28 माइनस 4 कितना हो गया, 24 वोल्ट। कितना हो गया, 24 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 124 वोल्ट। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। 10/3 पाई माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस दे रखा है, 10/3 पाई माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड 4000 ओम रेजिस्टेंस आर ज्वाइंड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स ऑफ 250 वोल्ट एंड 50 फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज, है ना। तो ओमेगा हो जाएगा 100 पाई, ठीक है। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट एंड द पावर डिसिपेटेड इन इट विल बी, पावर फैक्टर cos फाई होता है R बाई जेड, R तो पता है, Z निकालना पड़ेगा। तो C दे रखा है तो XC लिखेंगे, तो 1/ओमेगा C आ जाएगा, 1/ओमेगा 100 पाई और C 10/3 पाई इंटू 10⁻⁻6। तो पाई से पाई गया, ठीक है। और ऊपर हो गया 2 और 1 3, 3000 ओम। कितना हो गया, 3000 ओम। क्लियर है, x इक्वल टू 3000 ओम। z लिख सकते हैं बच्चे, z हो जाता है √r² प्लस XC², XL तो है नहीं, है ना। तो 4000 का स्क्वायर प्लस 3000 का स्क्वायर रूट 5000 होगा। cos फाई कितना हो जाता है, R बाई जेड, और R कितना है 4000 अपॉन 5000 कितना हो जाएगा 0.8। तो पावर फैक्टर तो आ गया 0.8, और हमसे पूछ रहा है द पावर डिसिपेटेड इन इट, तो पावर डिसिपेटेड P हो जाएगा I²R, ठीक है। तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा 250 अपॉन Z, Z कितना आया है 5000 का स्क्वायर और इंटू R, R कितना हो जाएगा 4000, हाँ 4000, ठीक है। तो 250 20 हो जाएगा, तो 1/400 और इंटू 4000 ये हो जाएगा 10 वॉट। कितना हो जाएगा बच्चे, 10 वॉट। तो पावर फैक्टर हो गया 0.8 और पावर जो डिसिपेट हो रहा है वो हो गया 10। तो सही ऑप्शन हो गया सेकंड। तो 46 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 47 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। इन द सर्किट शोन इन फिगर, इफ द डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज इज 0.7 वोल्ट, द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस निकालना है। देख लीजिए, ए हो गया, बी हो गया, करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए से। तो वी ए इक्वल टू -15 इंटू 0.6 हो जाएगा। यहाँ देखो बेटा, किलो है, यहाँ पे मिली, कैंसिल हो जाएगा। एक 10⁻³ होता है और एक 10⁻³ होता है, ठीक है। -0.7 दे रखा है फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है। और अगेन -25 इंटू करेंट 0.6 और इज इक्वल टू वी बी। अगेन देखिए, मैंने किलो और मिली कैंसिल कर दिया है, तो ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 6 9 प्लस 0.7 और प्लस 15 और वी ए माइनस वी बी हो जाएगा 24.7। कितना हो जाएगा 24.7। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। Which of the following quantities for a nucleus is independent of its mass number? मास नंबर पे क्या डिपेंड नहीं करता है, तो आपको पता होना चाहिए डेंसिटी। न्यूक्लियस का डेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49।
ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियाई का डेंसिटी सेम होता है 49. Which of the following statement is not correct about the magnetic field? Magnetic field के about क्या correct नहीं है? Magnetic lines of force do not intersect each other. सही बात है. The magnetic lines forms a closed loop. सही बात है. Next. Tangent to the magnetic lines of force give the direction of magnetic field. ये भी सही बात है. Inside the magnetic lines go from north to south pole of the magnet. गलत बात है. इनसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ है और ये साउथ है. इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, है ना. तो बाहर नॉर्थ से साउथ होगा और अंदर साउथ से नॉर्थ होगा. यहाँ क्या लिख दिया है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. कहाँ पे? इनसाइड में. तो ये गलत हो गया ना. इसी को गलत चूज करना है जो करेक्ट नहीं है. तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. 49 का 4 हो जाएगा. ओके अगला सवाल देखते हैं जो कि इस पेपर का लास्ट सवाल है. क्वेश्चन नंबर 50. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट सेपरेशन 0.04 मिलीमीटर. डी दे रखा है. कैपेसिटर का जो प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है? 0.04 मीटर. एंड यूज अ डाइलेक्ट्रिक. एक डाइलेक्ट्रिक यूज किया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखा है कितना? 16 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा 16 किलो वोल्ट पर mm. As an insulator, the maximum potential difference that can be applied to the terminal of the capacitor. मतलब एक तरीके से ब्रेकडाउन वोल्टेज आपसे पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है? ब्रेकडाउन वोल्टेज. तो क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंटू डी. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है किलो वोल्ट और पर मिलीमीटर है तो इंटू डिस्टेंस में मिलीमीटर में दे रखा है तो 0.04. तो यहाँ से देखेंगे तो ये आ जाएगा 160 और इंटू 4 640 वोल्ट. कितना आ जाएगा बच्चे? 640 वोल्ट. तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 640 वोल्ट. तो ये रहा लास्ट सवाल. आई होप आपको वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.